दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 15 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न था, मकरविलक्कू किस राज्य में मनाते हैं? तो मकरविलक्कू केरल राज्य में मनाते हैं। मकरविलक्कू केरल के सबरीमाला अयप्पा मंदिर में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। मकर ज्योति एक तारा है जो मकर संक्रांति पर आकाश में दिखाई देता है। जब सूर्य इस वर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति के मलयालम महीने मकरम के पहले दिन धनु राशि से मकरम राशि मकर में जाता है। ओणम केरल का सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय त्यौहार है। बहुत ही धूमधाम और जोश के साथ मनाया जाने वाला ओणम महोत्सव है। उड़ीसा में कलिंग महोत्सव और चंद यात्रा। कर्नाटक में उगादि, दशहरा और करागा। तमिलनाडु में पोंगल, थिरुवियारू महोत्सव, महामहम महोत्सव। तथा चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह वीणा वादक से संबंधित है। चिट्टी बाबू भारत के शास्त्रीय संगीतकार थे और यकीनन दक्षिण भारत के कर्नाटक संगीत शैली के सबसे महान वीणा कलाकारों में से एक थे जो अपने जीवन काल में एक विकेंद्रित बन गए। भारत के प्रसिद्ध गिटार वादक बैजू धर्मजन, अमित दत्ता, सुष्मिता सेन, रेकेश विजयन, कपिल श्रीवास्तव। प्रसिद्ध वीणा कलाकार है जयंती कुमारेश, असद अली खान, एक गायत्री, ए बालाचंद्रन, चिट्टी बाबू। भारत के प्रसिद्ध सितार कलाकार पंडित रविशंकर, सैयद परवेज खान, विद्युत मुखर्जी, अनुष्का शर्मा। संतूर वादक है शिव कुमार शर्मा। महिला फुटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत कभी 1970 में हुआ। महिला फुटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत 1970 के दशक में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के फुटबॉल टूर्नामेंट संगठित किए जाने लगे। हालांकि औपचारिक रूप से पहला बड़ा आयोजन महिला विश्व कप 1991 में चीन में आयोजित किया गया था। इससे पहले भी कुछ अनौपचारिक और क्षेत्रीय महिला टूर्नामेंट होते थे, लेकिन फीफा द्वारा मान्यता प्राप्त यह पहला विश्व स्तरीय टूर्नामेंट 1991 के बाद फीफा महिला विश्व कप हर 4 साल में आयोजित होने लगा और यह आज दुनिया का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित महिला टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत ने महिला फुटबॉल को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई और तब से यह तेज से खेली जा रही है। एक था, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल है। मेघालय के राज्यपाल श्री चंद्रशेखर विजय शंकर है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े हैं। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर हैं। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेक्का हैं। गोवा के राज्यपाल श्री धरन पिल्लई हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। तेलंगाना के राज्यपाल जी देव वर्मा हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल छगनभाई पटेल है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 166 किससे संबंधित है? एक राष्ट्र की सरकार कार्य संचालन से संबंधित है। इस संविधान के भाग 6 राष्ट्र की सरकार से संबंधित है। संविधान भाग 6 अनुच्छेद 153 से 168 तक राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 166 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल और मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। राज्यपाल का प्रसाद मंत्री पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 166 एक राज्य की सरकार कार्य संचालन से संबंधित है। अनुच्छेद 167 राज्य के राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच का संवाद के लिए राज्यपाल को राज्य के मामलों के प्रशासन से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करना। एक था, सबसे अधिक बुद्ध जनसंख्या किस देश में? तो चीन में 68%, जापान में है 67%। बड़ी बुद्ध आबादी उत्तर कोरिया, नेपाल, भारत, दक्षिण कोरिया में रहती है। चीन बौद्धों की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, लगभग 244 मिलियन। यह इसकी कुल आबादी का 18.2% है। वो ज़्यादातर महायान के चीनी स्कूलों के अनुयायी हैं जो इसे बौद्ध परंपराओं का सबसे बड़ा निकाय मानते हैं। दुनिया के अधिकांश बौद्ध पूर्वी और दक्षिण एशिया में रहते हैं, जिसमें थाईलैंड 13%, जहाँ 93% आबादी बौद्ध है, और जापान 9%, 35% बौद्ध शामिल है। विश्व के केवल 1.4% बौद्ध एशिया के बाहर के देशों में रहते हैं। एशिया में बौद्ध धर्म
पाचन व्यवहार दोनों का विषय है। उत्तर पूर्व बौद्ध का क्षेत्र का कुल जनसंख्या 1.01 प्रतिनिधित्व करते हैं। इस क्षेत्र के अंदर विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के अनुपात में राज्यवार विभिन्नता पाई गई है। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड में अधिकांश लोग ईसाई हैं और अरुणाचल प्रदेश में ऐसे कई लोग जो अभी भी पारंपरिक जनजातीय धर्म का पालन करते हैं। एक पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी नदी जिसमें कनन क्षेत्र शामिल नहीं है, तो वह आपका ब्रह्मपुत्र नदी, तेस्ता नदी, नर्मदा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी असम और अरुणाचल प्रदेश में। यह नदी मुख्य रूप से प्राकृतिक क्षेत्र से होकर बहती है और इसका अधिकांश भाग खनन से प्रभावित नहीं है। तेस्ता नदी यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल में। यह नदी भी हिमालयी क्षेत्र से होकर बहती है और अधिकांश हिस्सों में खनन गतिविधियाँ नहीं होती है। नर्मदा नदी के क्षेत्र नर्मदा के कुछ क्षेत्र संरक्षित है और वहाँ खनन गतिविधियों की अनुमति नहीं है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ के पश्चिम की किनारे से निकलती है और गुजरात के भरूच के पास खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी उत्तर में बिंद और दक्षिण में सतपुड़ा के बीच एक भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी संगमरमर की चट्टानों में से एक सुरमन कंठ बनाती है। नर्मदा नदी जब्बलपुर के दक्षिण पश्चिम में धौधर जलप्रपात भी बनाती है। ऑक्सीजन में पानी सबसे कम कब होता है? खारे पानी में ऑक्सीजन की घुलनशीलता सबसे कम हो जाती है। पौधों द्वारा ग्रहण की जाने वाली सूर्य ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? तो 1% से 3% तक होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे अपनी पत्तियों द्वारा प्रकाश ऊर्जा का ग्रहण करते हैं। जहाँ सूर्य की ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड की ग्लूकोज नामक शर्करा में बदलने के लिए किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग पौधों और अन्य जीवों द्वारा सूर्य की प्रकाश का ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। सौर ऊर्जा की मात्रा केवल 1 से 3% पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है और बाकी पत्तियों और अन्य सतहों में परिवर्तित हो जाती है। 2022 में संभाजी पुस्तक के लेखक कौन है? विश्वास पाटिल है। 2022 में प्रकाशित नामक किताब के लेखक विश्वास पाटिल है। यह एक ऐतिहासिक जीवनी जो छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है, जिन्हें अक्सर उनके वीरतापूर्ण संघर्ष में जीवन के लिए जाना जाता है। इस किताबी ने मराठी साहित्य में विशेष ध्यान हासिल किया और इसे व्यापक रूप से पढ़ा और सराहा गया है। यह पुस्तक पाठक को संभाजी महाराज के जीवन के अनछुए पहलुओं से परिचित कराती है। संभाजी महाराज की कुछ पुस्तकें बुद्धभूषण और 3 अन्य पुस्तकें नायिका भेद, 7 शतक, नख शिखा। एक तो चालुक्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? कीर्तिवन द्वितीय। पुलकेशन प्रथम चालुक्य वंश के संस्थापक थे। पुलकेशन प्रथम 543 ईस्वी में चालुक्य वंश की स्थापना की। पुलकेशन प्रथम ने वातापी, कर्नाटक के बागलकोट जिले में आधुनिक बादामी को अपने नियंत्रण में लिया और इसे अपनी राजधानी बना लिया। बादामी को चालुक्य पुलकेशन प्रथम उनके वंशजों को कैसा जाना जाता है? उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य पर शासन किया जिसमें पूरा कर्नाटक राज्य और दक्कन में अधिकांश अन्य प्रदेश शामिल थे। पुलकेशन द्वितीय दरबारी कवि रविकृति थे। रविकृति ने ऐहोल शिलालेख की रचना की थी। रविकृति ने ऐहोल शिलालेख की रचना की थी और पूर्वी चालुक्य वंश की राजधानी राजमुंद्री थी। पहले राजमुंद्री को वेंगी के नाम से भी जाना जाता था। वेंगी को चालुक्य बादामी के चालुक्य गवर्नर के रूप में काम करते थे। वेंगी को चालुक्य एक संपूर्ण शक्ति बने और 1130 ईस्वी तक आंध्र प्रदेश पर शासन किया। एक तो 2022 में कौन सा शिलालेख के लिए स्थापित हुआ? 2022 में भारतीय पुरालेख सर्वेक्षण के अंतर्गत एक विशेष विभाग के स्थापित किया गया जो शिलालेख के संरक्षण, अध्ययन और दस्तावेजीकरण के लिए कार्य करता है। इसका उद्देश्य शिलालेखों के माध्यम से ऐतिहासिक तथ्यों का संरक्षण और अध्ययन करना है जो भारत के प्राचीन और मध्यकालीन सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक पूछा कि भारत में सबसे सफल कपड़ा मिल का स्थापना कब हुआ था? तो आपका कहाँ पे हुआ? तो बॉम्बे में हुआ था। ये प्रश्न पूछा गया कि नहीं पूछा गया, आपको कमेंट बॉक्स में बताना। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और पीडीएफ पाने के लिए अपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।